नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका बहुत स्वागत है। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो 1971 में अस्तित्व में आया था, आज संकट का दौर चल रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से इस्तीफा देकर भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी, और जिस प्रकार से पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है, हिंसा की खबरें आ रही हैं, उपद्रव मचा हुआ है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, मीडिया में बेचैनी है कि बांग्लादेश क्या अब सामान्य हो पाएगा। ऐसे में एक खबर जो भारत के मुख्य धारा की मीडिया में सबसे प्रमुखता से चलाई जा रही है, वह है बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर अभय कुमार, जो इतिहासकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और यह मुस्लिम मुद्दों पर विशेष रूप से काम करते हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम से संबंधित, चाहे वह मुस्लिम देश का मामला हो, मुस्लिम जनता का मामला हो या मुस्लिम मुद्दों का मामला हो, उस पर पैनी नज़र रखते हैं। इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत की मुख्य धारा की मीडिया में जिस प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम की खबरें चल रही हैं, क्या भारत सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह क्या सच्चाई है, या इस मुद्दे को कैसे देखा जाना चाहिए। अभय जी, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए गहरा सदमा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है? ऐसी खबरें भारत में छाई हुई हैं। मुख्य धारा में बांग्लादेश के नाम पर एक ही खबर चलाई जा रही है कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन भारत में हिंदू चुप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मराज जी। जैसा कि आपने मुझसे बताया, लोगों को, हमारे साथियों को बताया जो इस डिस्कशन को देख रहे हैं, कि मैं अल्पसंख्यक के सवाल पे मेरी दिलचस्पी रहती है। और हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पैदा होने के बाद माइनॉरिटी के ऊपर मुझे काम करना है, ये कोई मेरे जन्म के साथ ये चीज़ें मुझे टैग कर दी गई थी। मैंने अपने अनुभव से ये बातें महसूस की कि माइनॉरिटी जो है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। माइनॉरिटी के साथ हमेशा ही हर समाज के अंदर में भेदभाव होता है। इसलिए मैं अपने विषय को माइनॉरिटी के ऊपर ही मैं रिसर्च करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब आज़ादी मिलने वाली थी, उस समय एक छोटा सा पम्फलेट लिखा था जिसका नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं आसान से। उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बात कही थी और मैं उसको बार बार इसको दोहराना चाहता हूँ। माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हुआ। जनरली एक पहली थिंकिंग यही आती है कि माइनॉरिटीज़ का मतलब मुसलमान, माइनॉरिटीज़ का मतलब एक रिलीजियस ग्रुप। नहीं, कोई भी व्यक्ति जो सोशली, कल्चरली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली जो भी वंचित है, जो दबा कुचला है, वही माइनॉरिटी है ना। तो अब इस चश्मे से अगर आप देखा जाएगा तो भारत में मुसलमान माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं, बांग्लादेश में ईसाई हिंदू माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं, पाकिस्तान में भी ईसाई और हिंदू माइनॉरिटी हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहली बात आपके चैनल पे ये कह देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के साथ अन्याय हर तरफ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में, आप मान रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जुल्म, जी बिल्कुल हो रहा है। माइनॉरिटीज़ के खिलाफ मेजॉरिटी खड़ा है, ये तो सच्चाई है। अब सवाल ये है, अब आप मुझसे कहेंगे कि ये इंडिया के अंदर में जो आपने सवाल किया कि ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उस पूरे मामले को ये दिखाना कि वहाँ पे मुसलमान जो फैनेटिक्स हैं वो हिंदुओं को हमला कर रहे हैं, ये भी एक तरह से, अंग्रेजी में इसके शब्द होता है ना, एग्जेगरेशन है। उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, जिसको और आसान जबान में तिल को ताड़ बनाने वाली बात है। ठीक है, देखिए जरा दुर्भाग्य की बात देखिए कि अभय कुमार या धर्मराज कुमार जब माइनॉरिटी से जुड़े हुए इश्यूज़ को भारत में डिस्कस करते हैं, अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे कोई चर्चा डालते हैं जिसको 100-50 लोग दिखता है, तो उसको हमारे दक्षिणपंथी के लोग, वो लोग क्या हमारा मजाक उड़ाते हैं
कि ये लोग मुल्ला को खुश करने के लिए कोशिश कर रहा है लोग, ये लोग मुस्लिम से कुछ फ़ायदा लेने के लिए कोशिश कर रहा है लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का ये जो लोग हैं, ये लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, है ना। तो भारत में आप और हम सुबह से शाम तक माइनॉरिटीज़ के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बोलने से और लिखने से उनकी ज़िंदगी में तिल बराबर भी फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये हमें नहीं मालूम। पड़ता होगा तो हमारी इसमें कामयाबी है। तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि आप लोग भारतीय की बात क्यों नहीं करते हैं, आप लोग सबकी बात क्यों नहीं करते हैं, आप लोग मुस्लिम और माइनॉरिटीज़ की बात और क्रिश्चियंस की बात क्यों करते हैं, आप लोग समाज को तोड़ते हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम करेगा उसके ऊपर केस दर्ज होंगे, उसके चेहरे पर कालिख लगाई जाएगी, उसके बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, दो भी उसके पास 5 पैसा होगा, उसके बाद पुलिस उसको डंडे से मारेगी। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को मुल्लों की पार्टी कही, मुसलमानों की पार्टी कही गई है। सेकुलर वर्ड ही आज के समय में एक गाली हो। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब तुमको, मैं हिंदुत्व के लोगों से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब तुमको माइनॉरिटी शब्द से इतना ही दिक्कत है हिंदुस्तान के अंदर में कि तुम एक कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसको तुम कह रहे हो कि ये मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी को पूछते हो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, तुम नकली हिंदू हो। आप और हम जैसे लोग जेएनयू से पढ़े हुए हैं उसको लोग कहते हैं देशद्रोही हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होते हैं। हम लोग अगर ईद मनाने के लिए किसी के साथ चले जाएं तो सवाल पूछा जाता है कि आप रामनवमी में क्यों नहीं गए थे। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले रामनवमी में क्यों गए हुए थे। हम रामनवमी में भी जाते हैं, लेकिन आपकी तरह तमाशा नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं क्योंकि आपको वोट लेना है उसके साथ। तो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिनकी राजनीति है वही आज लोग सबसे बड़े चैंपियन बन गए हैं बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ। मैं कहता हूं कि कम से कम आपको हक नहीं है माइनॉरिटी के बारे में पूछने के लिए। बांग्लादेश में अगर वहां के रिलीजियस फैनेटिक लोग, गलत लोग, हिंसा करने वाले लोग अगर माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहां पे हमला किए हैं, मैं कंडेम करता हूं, पूरी दुनिया कंडेम करती है। यहाँ तक कि वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है उसके जो हेड हैं मोहम्मद यूनिस साहब, उन्होंने भी इसके खिलाफ बयान दिया और उन्होंने क्या कहा है कि एक भाई का घर जलेगा, कुछ ऐसी बात बोलेंगे। बल्कि उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मिसाल पेश की है कि उन्होंने साफ साफ बांग्लादेश की मेजॉरिटी यानी बहुमत से उन्होंने अपील की है कि आप अभी के अभी हिंदुओं पर हमला या माइनॉरिटी पर हमला रोकिए। पूरी दुनिया में अभी तक हाल फिलहाल 10 वर्षों में तो ऐसा नहीं देखने को कम से कम साउथ एशिया में तो नहीं होता है। साउथ एशिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक भी हिंदू के ऊपर अगर उसका एक बाल भी किसी ने उखाड़ने की कोशिश की, मैं कंडेम करता हूं। मैं यूनिस साहब से मैं यहाँ से गुजारिश करूंगा कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और बांग्लादेश में जो हमारे साथी जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो मेजॉरिटी वहाँ के लोग जो सेकुलर लोग हैं, वो लोग भी वहाँ के माइनॉरिटी के साथ खड़े हुए हैं। तो हमको लगता है कि जो भी हमला कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे माइनॉरिटी के विरोध में दिन रात राजनीति कर रहे हैं उनको कम से कम हल्ला मचाने का, तो ये बात अगर धर्मराज जी अगर कहें कि अभय जी आप हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ के ऊपर बोलते हैं, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी मैं आपका एक इंटरव्यू लेने चाहता हूँ, मैं आपका मोस्ट वेलकम करूँगा। लेकिन जो इंसान जो है वो मुसलमान के खिलाफ बोलता है दिन रात, जो माइनॉरिटीज़ को समझता है कि इससे, बल्कि किसान आंदोलन में तो सिखों को भी टेररिस्ट कहा गया, किसानों को टेररिस्ट। ठीक है, अब एक काम मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आर माधव जी हैं, राम माधव जी हैं, वो संघ परिवार के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। उनको सरकार में भी उनका बड़ा दबदबा है और अंग्रेजी के अखबार में उनके आर्टिकल्स भी आए थे। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले उनका एक आर्टिकल आया था, मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा और जो बातें उन्होंने बांग्लादेश के बारे में कही है मैं कहता हूं वो 100% सही है। अच्छा, आरएसएस के चिंतक ने जो बांग्लादेश के बारे में बात कही सही है, 100% सही है। क्या कह दिया उन्होंने? लेकिन मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वही बात आप हिंदुस्तान में भी कहिए। अच्छा, लेकिन वो हिंदुस्तान में वो बातें नहीं कहेंगे। अच्छा, वैसी बातें जो हिंदुस्तान में कहता है उसको ये लोग कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है। तो यानी कि राम माधव बांग्लादेश के हिसाब से बांग्लादेशियों की नज़र में वहाँ के चरमपंथी दक्षिणपंथियों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो जाएंगे। वहाँ के लिए टुकड़े टुकड़े। उन्होंने क्या कहा है, बस 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि शेख हसीना जो थी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, यानी फोर्स का इस्तेमाल किया जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने इसको कंडेम किया। हम चाहते हैं कि माधव जी यही बात इंडिया में भी कहें कि जब जेएनयू, डीयू, हैदराबाद
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे जो होते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, पटना यूनिवर्सिटी के, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के, जिस स्टेट से वो आते हैं उस यूनिवर्सिटी से जब बच्चे अपने मांगों को लेके अगर सड़कों पे उतरे तो ये नहीं कहे कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, अर्बन नक्सल हैं, और ये ना कहें कि ये जो लोग हैं ये लोग इनको डंडे मारने चाहिए। इनको कहना चाहिए कि सरकार इनकी बातों को सुने, टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद करे। उनको कहना चाहिए कि हाँ, सरकार को चाहिए कि उनकी बातों को सुने और ताकत का इस्तेमाल ना हो। यानी जहां कहीं भी राम माधव जी, जहां कभी भी छात्रों के ऊपर अगर डंडे पड़े, अगर मान लीजिए पानी क्या बोलते हैं, वाटर कैनन से उनको चोट पहुंची, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल आना चाहिए कि नहीं, छात्रों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो था इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश एक राइज भी किया, एक आर्थिक तौर पे बड़ी ताकत भी बना, और उसके साथ साथ दूसरी बात उन्होंने कही कि मगर अमीरी और गरीबी की जो खाई थी वो वहाँ पे बहुत बढ़ गई थी। कुछ उन्होंने डेटा भी दिया था कि टॉप के 5% जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा धन आ गया था। मैं कह रहा हूँ कि यही बात आप इंडिया में भी कहिए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी के दौर में दौलत तो बढ़ गई है ना, पूंजीपति तो खरबपति के खरबपति बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी के जेब में पैसा नहीं है, आम आदमी को रोटी नहीं है, छात्रों को 2 पैसे का स्कॉलरशिप नहीं है, नौकरी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि उनको भारत में भी गैर बराबरी पे लिखना चाहिए, तो भारत की गैर बराबरी पे नहीं लिखते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लिए कहा है कि वो एक सेकुलर एंड मॉडर्न और इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारत में भी वो लिखे कि सेकुलर और मॉडर्न और इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो उनकी पार्टी शायद उनको बाहर कर देगी। नहीं, एक ही बात चलेगी ना, जो फॉर्मूला आपने बांग्लादेश के लिए दिया है वही फॉर्मूला भारत के लिए भी दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी नाथूराम गोडसे की तारीफ में प्रोग्राम हो, जब कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात हो, जब कभी भी मुल्लों को गाली दी जाए, तो आप बिल्कुल सामने ये कही कि नहीं, इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ है। और उन्होंने ये भी जो आपके ये यूनुस साहब का भी स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया जिसमें माइनॉरिटी के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि माधव जी, जहां कहीं भी मुसलमानों का घर बुलडोजर से गिरे, जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ अन्याय हो, जहां कहीं भी माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो, आप वही बात बोलिए कि प्रधानमंत्री जब सामने आके बोलिए, जब मणिपुर में माइनॉरिटीज और ट्राइबल के ऊपर और आदिवासी के ऊपर हमला हो तो कहिए कि प्रधानमंत्री जब चुप्पी क्यों रखे हुए हैं। जब किसी आफरीन फातिमा का घर ढहा दिया जाए, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया जाए, तो कहिए प्रधानमंत्री जी कि आप चुप क्यों हैं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि जो भी फॉर्मूला उन्होंने बांग्लादेश के लिए बताया, मैं कहता हूं वो भारत में भी फॉर्मूला वो बिल्कुल कारगर है। और अगर राम माधव जी वही फॉर्मूला भारत में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी पॉलिटिक्स ईमानदारी की है, उनको माइनॉरिटी से कंसर्न है। अगर भारत के लिए उनकी पॉलिटिक्स है कि माइनॉरिटी देश को कमज़ोर कर रहे हैं और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ को, और बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए एक और बात कही थी, बस आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है हिंदू, वो बड़े सच्चे देशभक्त हैं वो। अच्छा, बांग्लादेश के माइनॉरिटी सच्चे देशभक्त, और भारत के जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर वो देशद्रोही है, उनके ऊपर देशद्रोही होने का आरोप हर दिन कहा जाता है कि अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, कागज दिखाओ। और यहाँ तक कि जो गैर मुस्लिम भी जेल में पड़े जाते हैं उनकी देशभक्ति के ऊपर भी सवाल होता है। तो मुझे लगता है आखिरी में कंक्लूजन में यही कहूँगा, मैं दुनिया में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जूस हो, चाहे धर्म को मानने वाला हो या न मानने वाला हो, कोई भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला होगा तो अगर मेरे पास अगर बात पहुंचेगी, जो भी मेरी शक्ति होगी, मैं उसका विरोध करूंगा, मैं उसके अधिकार के साथ खड़ा हूंगा। मैं देश की बाउंड्री को देखकर माइनॉरिटी तय नहीं करता, मेरे लिए माइनॉरिटी वही है जो दबा कुचला है। अब मोहन भागवत, माफ़ कीजिए, राम माधव जी और उनके संगठन से जुड़े हुए जितने लोग आज बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि हमको उनके अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, हम सब उनके साथ हैं। अगर वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के अधिकार की भी रक्षा करें और भारत के भी माइनॉरिटी के अधिकार की रक्षा करें तो हम उनका स्वागत दोनों हाथ से ताली बजा के करेंगे। साथियों, आप देख रहे थे कि इस प्रकार से भारत के मुख्य धारा की मीडिया में, जैसा कि डॉक्टर अभय कुमार ने बताया कि जिस प्रकार से मुख्य धारा की मीडिया में बांग्लादेश के माइनॉरिटी के लिए चिंता व्यक्त की जा रही है, बांग्लादेश के माइनॉरिटी की सुरक्षा की बातें बढ़ चढ़कर भारत में हो रही है। काश माइनॉरिटी के लिए ऐसी ही चिंता भारत में, भारत की मुख्य धारा की मीडिया में होता और इसकी घोषणा 15 अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभय जी, आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।